हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। आज डिस्कस करेंगे हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में, लोकल गवर्नेंस के बारे में। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास के जो सेक्शन आपका लेखपाल में है उसके हिसाब से भी और जीके के हिसाब से भी, क्योंकि जीके में पॉलिटी का ये सेक्शन है और पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इस पूरे टॉपिक को आप बहुत तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि या तो क्वेश्चन इसका ग्रामीण विकास में आएगा, हालांकि डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और अगर उधर मान लीजिए 1% नहीं भी आता है तो ये जीके के लिहाज से जीके वाले सेक्शन में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। देखिए, ये बाबत उपबंध सबको ध्यान मत दीजिए, क्या मेन क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन पंचायतों की संरचना के लिए अधिकृत है, किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो पंचायतों को बनाए या उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पे उसके पास अथॉरिटी हो। तो वो राज्य का राज्यपाल होगा, राज्य का विधानमंडल होगा, भारत की संसद होगी या भारत का राष्ट्रपति होगा। तो आंसर होगा वो राज्य का विधानमंडल होगा। राज्य का विधानमंडल मतलब राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, उसके पास ये अधिकार होता है पंचायतों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन मसलों पर अपनी अथॉरिटी देने का। ठीक है, तो आंसर होगा राज्य विधानमंडल। और इसका कार्यकाल कितना होता है पंचायतों का, वो 5 साल का होता है। और ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछिए कि 73वां संशोधन वो है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। 73वें संशोधन कब हुआ था? 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक जो मान्यता मिली थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही मिली थी। ये कब हुआ था? 1993 में। और कौन से नंबर का है? 73वां है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो बनाई जाती है ये किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती है? तो ये आपका 243 है, 243 ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? मानी ऐसा कौन सा काम है जो लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो लोक व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का विषय है, वो स्थानीय स्वशासन का नहीं है। बाकी सारे काम जो हैं वो लोकल गवर्नेंस के हैं, यानी कि स्वच्छता जो है, जन स्वास्थ्य है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, ये सारी हैं। पर लोक व्यवस्था जो है वो आपकी राज्य सूची का विषय है, ना कि स्थानीय स्वशासन का। पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए, पंचायत का अगर चुनाव कराना है तो कौन उसका निर्णय लेगा? केंद्र सरकार लेगी? नहीं लेगी। राज्य सरकार लेगी? बिल्कुल राज्य सरकार ही लेगी। राज्य सरकार जो है वो निर्णय लेगी कि इसका चुनाव कब कराना है, कैसे कराना है, ये उसके बारे में जितनी भी चीजें होती हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। और एक आपकी 7वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक किस किस चीज में आते हैं, यानी कि कौन से ऐसे विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में आते हैं, और कौन ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो जो पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार का यह अधिकार है कि वो इससे रिलेटेड निर्णय जितने भी डिसीजन है वो लेगी। ठीक है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का है। आप एक बार जरूर इस कॉलम को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पेट में भी इस तरह के क्वेश्चन था कि जेल जो है वो किस मतलब सूची का विषय है। आगे देखिए, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या शेषाधिकारों की सूची का। देखिए, भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है ये कौन? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। और देखिए 3 सूचियां हैं, एक केंद्र अनुसूची, केंद्र की सूची, समवर्ती सूची और राज्य की सूची। ठीक है, एक और सूची है अवशिष्ट अनुसूची, ये चौथी अनुसूची भी है। और जितने भी अनुसूचियां हैं लगभग वो 246 के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, अनुसूची वो 246 के अंतर्गत आती हैं। और अवशिष्ट एक चौथी अनुसूची है। अवशिष्ट में आपका कंप्यूटर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, इन सब चीजों को रखा गया है, यानी कि वो विषय जो ना केंद्र में है, ना जो राज्य में है, ना ही समवर्ती में है, उन्हें अवशिष्ट अनुसूची में डाल दिया गया है। आगे देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था? ठीक है, यानी पंचायती राज का नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था, ये आपको बताना है। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल या एम के गांधी? तो आंसर होगा एम के गांधी। गांधी जी के सुझाव पर स्थानीय सुशासन को वरीयता दी गई थी और उन्होंने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, आगे देखिए, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, सरकार की इच्छा अनुसार। आपको पता है कि 5 वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है
कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव संपादित कराएगा। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम से संबंधित है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो देखिए 74वां जो है वो नगर पंचायत से रिलेटेड है, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड नहीं है। तो आपका आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। यानी कि हुआ ये भी 1993 में ही था, लेकिन ये नगर पालिका नगर निगम संबंधित है, ये ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है। इसको भी आप याद रखिएगा। और इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और जबकि 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अगर आपसे ये भी कहे कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो वो ग्राम पंचायत से, और 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो आपकी नगर पंचायत से रिलेटेड है। इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। दोनों ही 1993 में लागू हुए हैं, और ग्राम पंचायत नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा भी जो है वो 73वें संशोधन से मिला है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची के तहत मिला है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है ये आपको बताना है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल या संबंधित राज्य के राज्य मंत्री। ठीक है, तो आंसर होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वह वित्त आयोग का गठन करे, किसके लिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, उसका पुनर्विलोकन करने के लिए। ठीक है, आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। जबकि पंचायत से रिलेटेड चुनाव जो कराने होते हैं उसका निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार। आगे देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। देखिए ये 73वां संशोधन 74वां संशोधन जरूर पढ़ के जाइएगा। इनका सन पूछा जा सकता है, ये किससे रिलेटेड थी पूछा सकता है, इनसे रिलेटेड अनुसूचियां कौन सी थी ये पूछी जा सकती हैं। और अब क्वेश्चन आ रहा है कि इससे रिलेटेड जब ये हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, ये प्रधानमंत्री उस समय थे। तो इस चीज को अपने आप याद रखे जाइएगा। आगे देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए। सीधी सी बात है, अभी पढ़ चुके हैं। पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित किस वर्ष, 1993 इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब तो आपको याद भी हो चुका होगा कि 73वां संशोधन और 74वां संशोधन दोनों ही लागू हुए थे 1993 में। और 1993 में जो 73वां संशोधन था वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड था और 74वां था वो नगर पालिका से रिलेटेड था। आपसे पूछा गया है कि पंचायत एवं नगर पालिकाएं कब आई, तो 1993 में आई। हालांकि इससे पहले इसके सुझाव दिए जा रहे थे, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता जो मिली है वो मिली है 1993 में 73वें संशोधन से और 74वें संशोधन से। 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 74वें के तहत 12वीं। ये चीज भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। हालांकि 30% छोड़ दिए, 1/3 होता है, यानी कि 33% होता है। तो 33% आरक्षण कहां पर है, 70वें संशोधन के अंतर्गत दिया गया है, 71वें, 73वें या 74वें। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड आपका संशोधन कौन सा था, 73वां था। और इसी के तहत महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो आंसर आपका होगा 73वें संशोधन के तहत। कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। आगे देखिए, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता। यानी कि पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षण होता है, पर इन 4 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जिस राज्य में यह आरक्षण लागू नहीं है, तो वो आपको बताना है, और वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। वजह यह है कि वहां पर इनकी जनसंख्या नहीं होने के कारण वहां पर एससी को आरक्षण प्राप्त नहीं है। बाकी यूपी में भी है, असम में भी है, हरियाणा में भी है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर के शासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यह पदोपनिक संरचना की, यानी पद से रिलेटेड है तो वैसा कुछ नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन आपको देने कौन कौन से होंगे। देखिए स्थानीय स्तर की है तो सही है, त्रिस्तरीय भी है ये भी सही है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी है ये भी आपका सही है, पर ये आपका सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, स्थानीय शासन का मतलब ही था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण करना या सरकार का विकेंद्रीकरण करना, मतलब किसी एक आदमी के पास पूरी पावर ना हो, ताकि मतलब सबको पावर थोड़ी थोड़ी दी जाए ताकि वो लोग स्थानीय मुद्दों को भी सेटल कर सकें। तो वो तो आपका था ही था। और भारत में त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो बलवंत राय मेहता समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जो कि 1957 में आई थी। इसने ही त्रिस्तरीय ढांचे को मान्यता दी थी या उसकी मांग की थी, और ये लागू भी किया गया। तो त्रिस्तरीय ढांचे को भी अपनाया गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए भी बनाई गई है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, ये बताइए, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? एक पंचायत क्षेत्र के लोगों से मतलब नहीं है, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ऐसा भी नहीं है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ठीक है, निर्वाचक नामावली में जितने भी लोगों का पंजीकरण हुआ है वो सभी मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं। तो ग्राम सभा का मतलब निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। आगे देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के जो सम्मेलन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, सरपंच या उप सरपंच करता है, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया हो। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति का ही सदस्य होगा जो ग्राम सभा ने चुना होगा, वही उसकी अध्यक्षता करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति सदस्य होगा जो ग्राम सभा ने चुना होगा, वही उसकी अध्यक्षता करेगा। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ठीक है, तो आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। सीधी सी बात है, किसी भी एक आदमी के पास पूरी पावर ना होकर शक्तियों का पृथक्करण किया जाए, शक्तियों को डिसेंट्रलाइज किया जाए, लोगों को अलग अलग तरीके से दिया जाए ताकि वो अपने लोकल मुद्दों को खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कारण है, सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? देखिए, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 में है, और ये भाग आपका कौन सा? ये भाग 4 है, और भाग 4 में 36 से 51 तक सारे आर्टिकल आते हैं। इन्हें हम फंडामेंटल रिमेडीज यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और राज्य के नीति तत्व लिए कहाँ से गए हैं? ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। इस पोर्शन के यानी भाग 4 के आपको एक एक आर्टिकल आने चाहिए, जीके के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें एक आर्टिकल 40 जो है वो पंचायतों के गठन से है, राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो ग्राम पंचायतों को बनाए, तो ये 40 है। हालांकि बाहर जो पंचायतों का गठन किया जाता है राज्यों में वो 243 के तहत किया जाता है। तो 243 और 40 दोनों को ही आप याद रखें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू किया जाता है? मनरेगा कार्यक्रम जो है वो किस आर्टिकल के तहत लागू होता है? 43, 45, 47 या 50? देखिए, अभी मैंने आपको बताया 36 से लेके 51 तक ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसी के तहत आपका एक आर्टिकल आता है 43, इसे हम काम पाने का अधिकार भी कहते हैं, काम पाने का अधिकार। तो काम पाने का अधिकार के तहत ही मनरेगा भी लागू होता है, और आर्टिकल आपका 43 होगा। अगर आपसे पूछे कि किस आर्टिकल में काम पाने का अधिकार है तो भी 43 होगा, और आपसे पूछे कि मनरेगा जो कि पहले नरेगा था इसको लागू जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो वो भी आपका होगा 43। एक आर्टिकल है 38 कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमी, ये किस बेस पे बनाई गई? ये आर्टिकल 38 पे बनाई गई है। और एक आर्टिकल है आपको 44, इसे हम कॉमन सिविल कोड कहते हैं, समान नागरिक संहिता, जो सिर्फ गोवा में लागू है, तो ये भी आपकी 44 के तहत, और ये भी राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत आती है। एक आपका कृषि एवं पशुपालन संगठन है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें कृषि एवं पशुपालन संगठन को बढ़ावा देने के लिए चीजें बात की गई हैं। ये भी आपके राज्य के नीति निषेध तत्वों के तहत आता है। आगे देखिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं।
इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही हैं, तो ये सभी सही हैं। सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं पंचायती राज में, बिल्कुल सही है। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाना होता है, ये भी बात सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य कुछ सांसद होते हैं, ये भी बात सही है। तो सभी इसका आंसर सही होगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता करना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, शक्ति को कई लोगों में बांट देना, ये होगा इसका मेन लक्ष्य पंचायती राज का। ठीक है, ताकि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो खुद लोग अपने जिम्मेदारी से करना करें। ठीक, आगे देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद को बढ़ावा, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो आप क्या होगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? वो आपका क्या होगा? वो होगा लोगों में विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो भी विकास कार्यक्रम है, विकास में जो प्रशासन करना है उसमें भागीदारी में योग्य बनाना, ये आपका होगा पंचायती राज का मूल उद्देश्य। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है, स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। तो पंचायत को अपने स्थानीय जनता की सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है, ताकि जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक सही से काम सारे नहीं हो पाएंगे, पूरी तरीके से वो योजनाएं सफल नहीं हो सकेंगी। तो सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को सहयोग की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है स्थानीय जनता की। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो वो शक्ति का विकेंद्रीकरण तो करता ही करता है, लोगों की हिस्सेदारी तो होती है, सामुदायिक विकास भी होते हैं। तो आंसर होगा ये सभी कार्य जो होते हैं वो पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? हम लोग बात कर चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई थी, इसने त्रिस्तरीय मांग की थी। ठीक है, और सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ वो आपका 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेगा कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, राजस्थान में, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जबकि जो 73वां संशोधन था, उस संशोधन को लागू करने के बाद जो चुनाव सबसे पहले हुए वो आपके मध्य प्रदेश में हुए। तो ये भी आप बहुत याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, इनका सन भी आप याद रखिएगा 1957। आगे देखिए, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति जब आई उसके बाद सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया राजस्थान में 1959 में। राजस्थान का नागौर जिला था वहां पर, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। इसका एक वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा ताकि वो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, उसमें और भी क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के रखूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।